नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द नर्व अकेडमी में। जिस क्लास का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, आज वो क्लास आ चुकी है। तो आज हम जानेंगे एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो है सोशल साइंस का सिलेबस आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से, जो कि आज की जो क्लास है एक महामैराथन होने वाली है। सिलेबस में हम क्या क्या जानेंगे, आज हम जो है आपके सोशल साइंस का सिलेबस जो कि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, उसके हिसाब से आज हम क्या करने वाले हैं, आपका सोशल साइंस का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। इन सभी जो चारों पांचों सब्जेक्ट है उनको कंबाइन करके आज हमने इस मैराथन को आपके लिए तैयार किया है, जिसमें आज हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपके कंप्लीट सिलेबस इसमें करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास के बारे में। आज हमने एक चीज़ मेंशन की है, वो है पढ़े वही जो जरूरी है। आपने देखा होगा कि एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मैराथन, कोई किसी बेसिस पर मैराथन ले रहा है, कुछ मैराथन ले रहा है। आपको जो है किसी भी उस चीज़ में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है। देखिए आपके पास कम समय बचा है, तो आपको किसी भी चीज़, यानी कि आपका सिलेबस ऑफिशियली जो है पहले ही उन्होंने मेंशन किया है, तो आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको हर किसी चीज़ में नहीं पढ़ना है। मैंने देखा है यूट्यूब पर कोई मैराथन के नाम पे कुछ भी क्वेश्चन करवा रहा है, तो आपको उन सब क्वेश्चन के पीछे जो नहीं भागना है, आपको वो पढ़ना है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। सिलेबस में क्या है, पहले से ही मेंशन किया है, तो आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आज अब जो क्लास लेंगे ना हमारी, तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ सिलेबस में क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है सिलेबस के हिसाब से बन रहे हैं। तो आपको क्या है, सही दिशा में अभी चलना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो चलिए आज के प्रश्नों को जानते हैं, और आप जो है चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि आपके लिए जो है आगे भी हम इसी प्रकार की क्लासेस लाते रहेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज के प्रश्न को जानते हैं। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द जो है आपको इसकी नेक्स्ट मैराथन भी मिलेगी, जिसमें हम हिंदी को कवर करेंगे, हिंदी की मैराथन करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद लॉ पैट्री शब्द का अर्थ क्या था। यानी कि 1789 के बाद क्या हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसके बाद में एक शब्द आया था जिसका नाम है लॉ पैट्री। तो आपको जो है इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या है। आप यदि आज की क्लास में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहेंगे, तो आपको जो है समझ आएगा कि हाँ वाकई में जो प्रश्न है वो आपके एमपी हॉस्पिटल जो असिस्टेंट के लिए है उसी लेवल के है, और उसमें आने की इनकी संभावना भी है। तो बताइए लॉ पैट्री जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। सैनिकों का क्षेत्र है, पितृभूमि है, चर्च की संपत्ति है, या फिर राजा की भूमि है। तो हम बात करें लॉ पैट्री को, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है पितृभूमि। क्या है इसका अर्थ, इसका जो अर्थ है पितृभूमि, जिसमें क्या है फ्रांसीसी लोगों में एक साझा पहचान और सामूहिक भावना जगाने का काम किया था। किसने, पितृभूमि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है 1804 की नेपोलियन संहिता को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि आपसे यदि पूछे कि जो नेपोलियन संहिता है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1804 में। तो आप बताइए इसको किस नाम से जाना जाता है। जो नेपोलियन संहिता है इसको किस नाम से, किस अन्य नाम से जाना जाता है। राजाशाही कोड के नाम से जाना जाता है, नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है, फ्रांसीसी क्रांति कोड के नाम से जाना जाता है, या फिर जन्म सिद्ध अधिकार संहिता के नाम से जाना जाता है। तो बताइए नेपोलियन संहिता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है नागरिक संहिता। किससे, 1804 को जो है नेपोलियन संहिता को नागरिक संहिता भी कहते हैं। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार खत्म कर दिए और कानून के समक्ष समानता स्थापित की थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसको नागरिक संहिता भी कहा जाता है। किसे, नेपोलियन संहिता को। इसके बाद आगे चले, आगे है इटली के एकीकरण में यंग इटली गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। यानी कि यंग इटली जो गुप्त समाज है, यानी कि आपसे पूछे, या तो आपसे पूछेगा यंग इटली या फिर आपसे पूछेगा गुप्त समाज, तो इसकी स्थापना जो है किसने की है। साथ ही ये किस लिए है, यंग इटली किस लिए चलाया गया था, तो ये इटली के एकीकरण के लिए चलाया गया था। तो बताइए ये किसने स्थापित की थी, विक्टर एमेनुअल ने की थी, या फिर गैरीबाल्डी ने की थी, मैजिनी ने की थी, या फिर काबुर ने की थी। तो यदि हम बात करें यंग इटली जिसे गुप्त समाज में, इसकी स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो है मेजनी, किसने की थी,
मेजिनी। मेजिनी किसने की थी आपको बताना है, मेजिनी, यंग इटली जिसे भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मेजिनी ने इटली की एकीकृत को करने के लिए जो है यंग इटली नामक संस्था बनाई थी, जो युवाओं को स्वतंत्र साम्राज्य के लिए प्रेरित करती थी। इसके बाद आपसे पूछा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। ऐसे ही आपसे ये पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण के लिए कौन से इस जो संस्था है उसकी स्थापना की गई थी, तो या तो आपको यंग इटली देगा या फिर गुप्त समाज देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आपको साथ में समझते हुए और देखते हुए चलना है। इसके बाद आपसे पूछा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी, यानी कि जर्मनी जो है उसके एकीकरण के लिए क्या अपनाया गया था, शांति और समझौता, रक्त और लोह, धार्मिक एकजुटता या फिर उदारवादी नीति। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है क्या अपनाया गया था, रक्त और लोह। क्या अपनाया गया था इसमें, रक्त और लोह को अपनाया गया था। बिस्मार्क का मानना था, जो बिस्मार्क थे इनका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण केवल कूटनीति से नहीं बल्कि सैन्य और शक्ति युद्ध के जरिए होगा, जिसमें रक्त और लोह की नीति इसको कहा गया था। इसके बाद आपसे पूछा है 1871 में किसे एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, यानी कि आपने बताना है एकीकृत जर्मनी का सम्राट जो है किसे घोषित किया गया था। एंटोनी वॉन बिस्मार्क को किया गया था, केसर विलियम प्रथम को किया गया था, या फिर फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को किया गया था, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट को किया गया था। किसके लिए आपसे पूछा है, एकीकृत जर्मनी के लिए जो है किसको सम्राट घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा होने वाला है, तो इसका जो जवाब है वो है केसर विलियम प्रथम। कौन है, केसर विलियम प्रथम को जो है एकीकृत जर्मनी के लिए 1871 में जो है बरसाई के महल में एक समारोह के प्रायशिया के राजा कैंसर विलियम प्रथम को जर्मनी का जो है सम्राट घोषित किया गया था। आपको हो सकता है जो शब्द हैं वो थोड़े कठिन लगे, क्योंकि आपने इस तरह का जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें इस तरह के शब्द नहीं होते। जब आप वर्ल्ड की जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटी को यदि पढ़ेंगे तो यदि आपने पढ़ी होगी तो आपको ये सरल सा लग रहा होगा, लेकिन आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन आपको क्या है, बार बार यदि आप देखेंगे तो आपको जो है शब्द सारे क्लियर होते चलेंगे, और आपके जब एग्जाम में आप बैठोगे तो तब भी आपको ये समझ आएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, गैरीबॉल्डी के सशस्त्र स्वयं सेवकों को किस नाम से जाना जाता था, यानी कि जो गैरीबॉल्डी था इसके बारे में जानेंगे हम। तो आपको बताना है कि इसके जो सशस्त्र स्वयंसेवक थे इनको किस नाम से जाना जाता था। फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता था, ब्लू गाइडर्स कहा जाता था, रेड शर्ट्स कहा जाता था, या फिर ब्लैक शर्ट्स कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो जवाब है वो है रेड शर्ट्स। क्या कहा जाता था, गैरीबॉल्डी के नेतृत्व में लड़ने वाले स्वयंसेवकों को की जो सेना थी उनके लाल रंग के परिधान के कारण उन्हें रेड शर्ट्स कहा जाता था। किसे, गैरीबॉल्डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, रूपक जर्मेनिया किस देश का प्रतीक थी। बताइए, रूपक जो कि जर्मेनिया है ये किस देश का प्रतीक थी। आपने जो है जर्मेनिया पहले एक धातु भी पढ़ी होगी, आपने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी इसमें आपने जर्मेनियम का नाम भी सुना होगा। वहाँ भी आपने पढ़ा होगा कि जो जर्मेनियम शब्द है वो कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से लिया है, ऑस्ट्रिया से लिया है, इटली से लिया है, या फिर फ्रांस से लिया है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं जर्मेनिया से जर्मनी। तो कहाँ से लिया है, ये जर्मनी से लिया है। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी, जो कि बलूत के पत्तों का मुकुट पहने हुए दिखाई देती थी, यानी कि कौन थी, एक रूपक थी। जर्मेनिया कहाँ की थी, ये जर्मनी की। इसके बाद है, टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक है। आपसे पूछा है जो ब्रोकन चेन है, यानी कि टूटी हुई जो बेड़ियाँ होती है वो किसका प्रतीक होती है। वीरता का प्रतीक होती है, आज़ादी मिलना होती है, या फिर बदला लेने की इच्छा होती है, या फिर पराजय की इच्छा होती है। आप इसको अपने हिसाब से भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो यदि हम इसके सही जवाब की बात करें तो क्या है, आज़ादी मिलना। आपने देखा होगा जब किसी को कोई अपने बारे में कहता है कि आज तो मेरी बेड़ियाँ टूट गई, यानी अर्थात उसको क्या हुआ, उसको आज़ादी मिल गई। अगला प्रश्न है, बल्कन क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या थी। जो बल्कन क्षेत्र था उसके बारे में आपसे पूछा है कि वहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। धार्मिक संघर्ष था, औद्योगिक पिछड़ापन था, जातीय तनाव था, या फिर गरीबी थी। देखिए, आप जैसे बल्कन क्षेत्र देखा, अब आप बल्कन क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन क्या है, हम आगे आगे जैसे क्लास करते जाएंगे तो हम जानते जाएंगे। अभी आपको बस देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। जो मैं बोल रही हूँ उसको देखना है कि हाँ किसके बारे में बताया, कितना
करना बताया। वैसे ही हम आगे जब मैराथन करते जाएंगे अपनी, आगे जब आपके एग्जाम के डेट तक हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे तो क्या है, आपको ये शब्द ईजी लगने लगेंगे, आपको समझ आने लगेगा कि हाँ बलगन क्षेत्र किससे संबंधित है। तो इस तरह क्या है, आपको जुड़े रहना है, बस आप जुड़ जाइए, उसके बाद जो जिम्मेदारी है वो हमारी बनती है। तो बताइए, जो बलगन क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या थी उसको किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 9, किससे जाना जाता था इसको? तो इसको जाना जाता था जातीय तनाव। किससे? जातीय तनाव। जो बलकन क्षेत्र में बड़ी समस्या थी इसे हम जातीय तनाव, जैसे कि बलकन में रहने वाले विभिन्न स्लाव जातीय समूह के बीच आपसी संघर्ष और साम्राज्यों पर नियंत्रण की होड़ ने इसे यूरोप का पाउडर गैंग भी बना दिया था। यदि आपसे पूछे कि जातीय तनाव क्यों हुआ था, क्योंकि उनके आपसी संबंध थे, आपसी संघर्ष था, इस वजह से इसको जातीय तनाव कहा गया था। इसके बाद आपसे पूछा है मैरियन किस देश का रूपक थी? मैरियन जो है, जैसे हमने जर्मेनियम देखा था, वैसे ही आपको मैरियन जो है किस देश का रूपक थी बताइए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस की थी, रूस की थी, ब्रिटेन या फिर जर्मनी? क्वेश्चन नंबर 10 आपको इसका जवाब बताना है। तो यदि हम बात करें इसकी, तो इसका जो सही जवाब है वो है फ्रांस। क्या है इसका सही जवाब? फ्रांस। मैरियन फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक थी, जिसकी मूर्तियां सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाई गई थी। कहाँ से है मैरियन का संबंध? तो इसका है फ्रांस से। इसके बाद है काबूर ने इटली के एकीकरण की में भूमिका निभाई थी, यानी कि जो काबूर था, काबूर ने जो है इटली के एकीकरण में क्या भूमिका निभाई थी? आपको बताना है। जब इटली का एकीकरण हुआ था तो जो काबूर है उसने क्या जो है भूमिका निभाई थी? गुप्त सेवाएं की थी, सेना का नेतृत्व किया था, कूटनीति से फ्रांस से गठबंधन किया था, या फिर शिक्षा का प्रसार किया था? क्वेश्चन नंबर 11, तो क्या किया था काबूर ने किया था कूटनीति से फ्रांस से गठबंधन। क्या किया था इसने किया था गठबंधन। किससे किया था? फ्रांस से गठबंधन किया था। आपसे पूछेगा कि इटली का एकीकरण किस देश से हुआ था, तो ये हुआ था फ्रांस से। किससे? फ्रांस से जो है कूटनीति संबंध स्थापित करके काबूर ने जो है इसमें क्या किया था, इसकी भूमिका इसने निभाई थी। इसके बाद आपसे पूछा है ऑस्ट्रिया और प्राशिया के बीच युद्ध कब हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्राशिया के बीच जो है युद्ध कब हुआ था, ये आपसे पूछा है। 1871 में हुआ था, 1850 में हुआ था, 1816 में हुआ था, या फिर 1866 में हुआ था? तो जो ऑस्ट्रेलिया और प्रेशिया का युद्ध था ये हुआ था 1866 में। कब हुआ था? 1866 में हुआ था। 1866 का जो युद्ध है इसमें कौन जीता था? इसमें प्राशिया की जो है जीत हुई थी। जीत के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था, जिसने जर्मनी के एकीकरण का रास्ता साफ किया था। यदि आपसे पूछे कि जर्मनी के एकीकरण किस युद्ध से हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया और प्राशिया के युद्ध से हुआ था। कैसे लग रहा है आपको प्रश्न, और आपको क्लास कैसी लग रही है? क्लास को एक बार लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत हम करते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की मैराथन आपको आगे भी मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है नेपोलियन को अंतिम रूप से किस युद्ध में पराजित किया गया था? यानी कि नेपोलियन, जिसे हम क्या कहा जाता है, विजित, इसने क्या है सभी युद्ध जो है विजित किए थे, लेकिन इसने क्या है अंतिम रूप से किस युद्ध में पराजित किया गया था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, जेना का युद्ध था, बटरालू का युद्ध था, ऑस्ट्रेलिटज का युद्ध था, या फिर लिपजिंग का युद्ध था? क्वेश्चन नंबर 13 आपको इसका बताना है। तो कौन सा था ये? बाटरलू का युद्ध था। कौन सा? बाटरलू का युद्ध, जो कब हुआ था? 1815 में जो है बाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी और उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था इसे? सेंट हेलेना द्वीप इसको भेज दिया गया था नेपोलियन को। इसके बाद है राष्ट्रवाद का विचार सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? इस प्रकार के प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमारा कौन सा? हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है। इसी तरह आपको आगे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बाकी सब भी धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। अभी आपका हिस्ट्री चल रहा है तो आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। आप पॉलिटी के देखना हमने कितने अच्छे से प्रश्न को मेंशन किया है। तो चलिए इसका जवाब बताइए। राष्ट्रवाद का जो विचार है वो सर्वप्रथम हमें किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है। इंग्लैंड ने दिया था, इटली ने दिया था, जर्मनी या फिर फ्रांस ने? तो जो राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम विचार दिया था वो दिया था फ्रांस ने। किसने? राष्ट्रवाद की जो है स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में, कब की थी? 1789 में की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के साथ ये शुरू हुई थी। किसकी? राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी।
इसके बाद है उदारवादी राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि जो उदारवादी राष्ट्रवाद था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून का शासन था, राजशाही को बचाना था, पूर्ण तानाशाही था, या फिर केवल अमीरों के लिए वोट था। तो आपको बताना है उदारवादी राष्ट्रवाद इसका क्या मतलब है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए ये बनाया गया था। तो ये किस लिए बनाया गया था, ये था व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून का शासन। किस लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून का शासन के लिए जो है उदारवादी राष्ट्रवाद लाया गया था। व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून का शासन, उदारवादियों की जोर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी संपत्ति के अधिकार, इसलिए इन सब के लिए जो है उदारवादी राष्ट्रवाद लाया गया था। इसके बाद आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 में, गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि काफ़ी ये पहले भी पूछा गया था। कब लौटे थे ये दक्षिण अफ्रीका से, 1917 में, 1920 में, 1915 में, या फिर 1912 में। तो गांधी जी जो है 1915 में, कब, 1915 में, ऑप्शन सी। गांधी जो है जनवरी 1915 में भारत लौटे और इसके बाद उन्होंने भारतीय राजनीति को करीबी से समझने के लिए क्या किया था, देश भ्रमण किया था। जब ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने देश भ्रमण किया था, यानी कि ये अपने देश के भ्रमण के लिए निकले थे। इसके बाद आपसे पूछा है चंपारण सत्याग्रह 1917 किस लिए था। देखिए किस तरह से हम आगे बढ़ते हुए चले। अब आपको प्रश्न आपको अपने लेवल के लग रहे होंगे ना, आपने जो पढ़ा हुआ होगा चंपारण सत्याग्रह, लेकिन जो हमने आगे पढ़ा वो भी जरूरी था। हम ऐसा नहीं है कि कठिन प्रश्नों को देखकर हम उसको छोड़ दें, आपको उन सबको भी पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं इजी प्रश्नों को देखते हुए चले गए और फिर जब एग्जाम दिया तो कुछ भी नहीं बना। इसलिए आपको हर तरह के प्रश्नों को जो है समझते हुए और देखते हुए चलना है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में। तो ये किस लिए किया गया था, शराबबंदी के लिए किया गया था, या फिर मिल मजदूरों के लिए किया गया था, नमक कानून के विरोध में किया गया था, या फिर नील की खेती करने वालों के किसान के लिए ये किया गया था। चंपारण जो सत्याग्रह वो किस लिए किया गया था, क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है। किस लिए किया गया था ये आपको मुझे बताना है। तो ये किया गया था नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। किसके लिए, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया गया था। चंपारण के किसानों को जबरन जो है नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह किया था। यदि आपसे पूछे कि गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा है, तो ये चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था, 1917 में। किस लिए किया गया था, नील की खेती जो है किसानों से जबरन करवाई जाती थी। इसमें क्या होता था, जो किसानों की जमीन है वो नील की खेती में क्या होती थी, बंजर हो जाती थी। तो इसलिए गांधी जी ने 1917, आपसे डेट भी पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। नील की खेती के लिए ये किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था। बताइए रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था, 1920 में हुआ था, 1919 में हुआ था, 1922 में हुआ था, या फिर 1917 में हुआ था। तो यदि हम बात करें रॉलेट एक्ट तो ये कब हुआ था, 1919, ऑप्शन बी। 1919 में जो है पारित रॉलेट एक्ट के तहत जो है सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद कर सकती थी। यानी कि रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जैसे बिना किसी कोई भी इंसान ने उसको डायरेक्टली जेल में बंद कर दिया 2 साल के लिए, वो भी कितने, 2 साल के लिए। मतलब कोई भी नहीं है कि उसमें कोई प्रूफ दो फिर उसको गिरफ्तार करेंगे, नहीं, अपनी सोच विचार के हिसाब से उसको क्या है आप जेल में बंद कर सकते हैं। इसके लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड भी शायद इसी के लिए किया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये आपको बताना। किस लिए, किस एक्ट के विरोध में हुआ था, तो ये रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में किया गया था। कब किया गया था ये आपको बताना है। 10 अप्रैल 1919 को हुआ था, 15 अगस्त 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल में हुआ था, या फिर 26 जनवरी 1920 को किया गया था। तो जलियांवाला बाग ये तो सबको पता ही होगा, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। कब किया गया था ये, 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ किया गया था ये आपको बताना है, मुझे कमेंट में आप बताना। आप जो है कमेंट में जो भी मैं आपसे प्रश्न करती हूँ उन सभी का आपको जवाब देना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताना। साथ ही आपको क्लास जैसे हमने नेक्स्ट सोचा है कि हम आपको हिंदी की मैराथन लाएंगे, उसी तरह आपको किस चीज़ की किसी और चीज़ विषय में दिक्कत आ रही हो तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। हमने अभी जो है आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जिसमें क्या होगा, जिसमें हम जैसे आज हमने क्लास की तो इसके जो क्वेश्चन है वो कहाँ लगाएंगे, हम टेलीग्राम पर। लाइव टेस्ट हम जो है जिसमें लाइव MCQ आपको डाले जाएंगे, आपको फटाफट जवाब देना है। उसमें ये भी बताएगा कि सबसे पहले किसने जवाब दिया और कितने जो है सही जवाब दिया। तो आपको क्या है उसके लिए आपसे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसमें हम
इस क्लास के, जैसे हमने इस क्लास को किया, आगे हम और भी क्लासेस करेंगे, तो जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी हम उसको शेड्यूल बना लेंगे कि इस टाइम हम टेस्ट जो है आपका रखेंगे, तो आप जो है टेलीग्राम में आ जाना, जुड़ जाना, आपको उसकी जानकारी भी उसी में दे देंगे, जिससे क्या है आपको, जैसे आपने क्लास ली, कितना आप समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए, इसी क्लास से रिलेटेड, इससे आउट नहीं, इसी क्लास से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। तो कब हुआ था जलियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 19। कहाँ हुआ था आपको ये मुझे कहाँ बताना है? आपको बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है किसके, इसमें कौन था? इसमें तो जनरल डायर था। कौन? जनरल डायर, जिसने गोलीबारी की थी। इसके बाद है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था? चंपारण आपको याद है, जस्ट हमने इससे पहले पढ़ा है, उसको बताइए चंपारण कब हुआ था, याद कीजिए आपने, अब भी जस्ट हमने पहला पढ़ा, और आपको साथ ही बताना है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, 1921 में हुआ था, 1922, 1919 या फिर 1920? बताइए असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। कब हुआ था? ऑप्शन डी 1920। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाकर जो है गांधी जी ने 1920 में राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1920 में। इसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया था? इन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को जो है इन्होंने वापस ले लिया था। तो आपको बताना है इन्होंने क्यों लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लिया था, सरकार के दबाव में लिया था, या फिर कांग्रेस में मतभेद के कारण, या फिर चोरी चोरा हिंसक घटना के कारण इन्होंने लिया था। तो क्यों इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो इन्होंने जो लिया था वो लिया था चोरी चोरा, जो हिंसक घटना के कारण जो है इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। कब हुई थी ये घटना? ये हुई थी 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। जो चोरी चोरा हिंसक घटना के कारण जो है इन्होंने 1922 में गोरखपुर के चोरी भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगा देने के कारण जो है हिंसा हुई, जिसके दुखी होकर गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। इसमें क्या हुआ था? इसका हिंसक घटना में इन्होंने क्या किया था? थाने में जाकर जो है आग लगा दी थी। कहाँ पर? गोरखपुर में। कब? 1922 में। इसके बाद है साइमन कमीशन भारत कब आया था? लीजिए आपके लेवल का प्रश्न आ गया। बताइए आप, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था, 1927 में आया था, 1930 में आया था, या फिर 1929 में आया था। साथ ही क्लास को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इसी तरह हम मिलते रहेंगे। तो बताइए कब हुआ था साइमन कमीशन? यह आया था 1928। कब? 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था, इसका जो है विरोध किया गया था। किसका? साइमन कमीशन का। यदि आपसे पूछे क्यों, तो इसलिए क्योंकि इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे और इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। ये साइमन कमीशन भारतीयों के लिए लाया गया था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध का नारा लगाया गया। साथ ही इसमें क्या गया था? साइमन गो बैक, जो आपने सुना होगा, वो कहा गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवक थे? जो दांडी मार्च किया था किसने? गांधी जी ने। इसमें इनके कितने स्वयंसेवक थे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, 100 थे, 78 थे, 150 थे, या फिर 50 थे? तो इसमें कितने थे? इसमें थे 78। कितने? 78। गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा अपने 78 विश्वसनीय स्वयंसेवक जो थे उनके साथ की थी। कहाँ से की थी इन्होंने? साबरमती आश्रम से दांडी तक। कहाँ से? साबरमती। यदि आपसे पूछे दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी साबरमती आश्रम से। खत्म कहाँ हुई थी? दांडी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? जैसे आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, जैसे हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा, तो जिसको भी इसकी डिटेल पता है वो कमेंट में इसकी सारी डिटेल दे देना। इसी तरह हो सकता है किसी को दांडी मार्च के बारे में डिटेल पता हो तो वो कमेंट में दे देना। इससे क्या है? आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको और जानकारी प्राप्त होगी। जिससे किसी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बता दिया, किसी ने किसी चीज़ का बता दिया, यानी कि ऐसे नहीं, जिस चीज़ का आपको जितना नॉलेज है आपको उतना बताना है, जिससे क्या और स्टूडेंट है उनको भी उसके बारे में पता पड़ेगा। इस तरह से आप जो है एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। तो आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था, 1932 में हुआ था, 1930 में हुआ था, या फिर 1928 में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24। तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1930 में। कब हुई थी? 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो दांडी नमक सत्याग्रह था उसको क्या है? तोड़ने के तुरंत बाद ही कौन सा हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी।
क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक का जो है आपको नाम बताना है। जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे या फिर भगत सिंह थे? बताइए कौन थे हिंद स्वराज के लेखक? तो कौन थे इसके लेखक? इसके लेखक थे महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी जी। 1919 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1919 में जो है गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने के कारण किसान लगान में छूट की मांग कर रहे थे, उस समय जो है इसको लिखा गया था। 1919 में, हाँ 1919 में लिखी गई थी। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में जो है गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के असहयोग से ही टिका हुआ है। किसने की थी ये? महात्मा गांधी ने 1919 में। इसके बाद क्या है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था। बताइए खेड़ा सत्याग्रह शुरू कहाँ से हुआ था? पंजाब से हुआ था, बंगाल से हुआ था, बिहार से हुआ था या फिर गुजरात से हुआ था? तो जो खेड़ा सत्याग्रह है इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से? गुजरात से। 1917 में। कब हुई थी? 1917। आपको डेट भी याद करते हुए चलना, क्योंकि हो सकता है पूछे खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1917 में। गुजरात से, जो गुजरात के कहाँ से? खेड़ा जिले में फसल खराब होने के कारण के बाद जो है किसान में लगान में छूट की मांग की गई थी। यदि आपसे पूछे खेड़ा सत्याग्रह क्यों किया गया था, तो लगान में छूट, यानी कि जो किसान थे उनको जो है उनकी फसल खराब हो जाती थी, वो क्या है टैक्स नहीं भर पाते थे, तो उसकी छूट के लिए जो है ये आंदोलन किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ और कब हुआ था? बताइए, जो खिलाफत समिति कौन सी समिति है? खिलाफत समिति। इसका गठन कब हुआ था? गठन कहाँ और कब हुआ था? आपको ये बताना है। दिल्ली में हुआ था, मुंबई में हुआ था, लखनऊ में हुआ था या फिर कलकत्ता में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27। तो इसकी जो गठन हुआ था वो हुआ था मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत समिति का मुंबई में जो है 1919 में। क्वेश्चन नंबर 27, मोहम्मद अली, शौकत अली ने खलीफा के समर्थन में जो है मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति की स्थापना की थी। यदि आपसे नाम पूछे तो मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट 1932 किन के बीच हुआ था? जो पूना पैक्ट हुआ था कब हुआ था? 1932 में। आपसे पूछ सकता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो कब हुआ था ये? 1932 में। किन के बीच हुआ था ये आपको बताना है। गांधी जी और जिन्ना के मध्य हुआ था, ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के मध्य हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य हुआ था या फिर नेहरू जी और पटेल जी के मध्य में हुआ था? बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब। तो यदि हम इसके सही जवाब की बात करें तो ये हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य। क्वेश्चन सी, ऑप्शन जो है सी इसका सही जवाब है। किसके मध्य हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य जो है हुआ था। ये समझौता जो है दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग के मुद्दे पर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। किस लिए किया गया था ये? पृथक निर्वाचन की मांग के लिए। किसके? दलित जो थे उनके पृथक निर्वाचन की मांग इसमें की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपसे पूछा है, असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना क्या दर्शाता है? यानी कि सबसे पहले तो ये है कि असहयोग आंदोलन में किया गया था, क्या किया गया था इसमें जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। किसमें? असहयोग आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 29। तो ये बहिष्कार करना ये हमें क्या दर्शाता है? आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, केवल फैशन का विरोध है, अंग्रेजी ना सीखने की जिद है या केवल शौक है? बताइए इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29। तो ये था आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। किसके लिए था ये? आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था और कहाँ शुरू हुआ था ये मुझे बताइए आप। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है भारत माता की पहली छवि किसने बनाई थी? जो भारत माता की हम छवि देखते हैं वो आपसे पूछा गया है कि वो पहली बार जो है किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी, राजा रवि वर्मा ने बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनाई थी या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी? बताइए किसने जो है ये बनाई थी। क्वेश्चन 30 हमारा होने वाला है। तो ये जो है कब बनाई गई थी? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इन्होंने 1870 में, कब? 1870 के दशक में वंदे मातरम गीत लिखा और भारत माता की पहचान राष्ट्र जो जोड़ दी थी। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने क्या लिखा है? हमारा राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। कौन सा है? वंदे मातरम। किसने लिखा है ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो है इन्होंने लिखा है। कब लिखा था ये बताइए? ये लिखा था 1870। हाँ।
इसके बाद है नमक यात्रा कितने दिनों तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 31, जो नमक यात्रा थी वो कितने दिन चली थी बताइए। 20 दिन चली थी, 24 दिन चली थी, 10 दिन चली थी या फिर 30 दिन चली थी। कब कितने दिन चली थी नमक यात्रा, तो ये चली थी 24 दिन। कितने दिन, 24 दिन ये चली थी। जैसे हमने देखा था कि साबरमती आश्रम से कहाँ तक, दांडी तक की ये 240 मील की दूरी तय करने में इन्हें 24 दिन लगे थे। यदि आपसे पूछे कितनी दूरी थी तो 240 मील की ये दूरी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की गई थी। 1890, 1900 में, 1885 या फिर 1880 में। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32। तो कब की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1885 में। यदि फुल डेट की बात करें तो 28 दिसंबर, कब, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कब हुआ था, जैसे 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। यदि पहले अधिवेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को जो है इसका पहला अधिवेशन हुआ था। यदि आपसे पूछे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था बताइए। जो स्वराज पार्टी थी उसका गठन जो है किसने किया था। भगत सिंह और सुखदेव ने किया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर गांधी और नेहरू जी ने किया था बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही जवाब क्या है, तो इसका जो सही जवाब है वो है CR दास। किसने, CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इन्होंने किया था। असहयोग आंदोलन के बाद जो है काउंसिल में प्रवेश पाने के लिए इन्होंने जो है इस पार्टी का गठन किया था। कब किया गया था इसका पार्टी का यदि पूछे तो 1923 में। कब किया गया था, 1923 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें आपसे पूछा है असहयोग नॉन कॉरपोरेशन शब्द का क्या अर्थ है। आपको जो है बताना है असहयोग शब्द का क्या अर्थ है। देश छोड़कर चले जाना है, या फिर टैक्स चोरी करना है, या फिर सरकार के साथ हिंसा करना है, या फिर ब्रिटिश संस्थानों के का जो है साथ देना ना देना है। आपको जो है असहयोग का अर्थ बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। इसमें है ब्रिटिश संस्थाओं का साथ ना देना। इसको ही हम क्या कहते हैं, असहयोग कहते हैं। जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो गांधी जी द्वारा चलाए गए थे, तो इसका अर्थ क्या होता था कि ब्रिटिश संस्थाओं का साथ ना देना। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है 1929 में कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आपको पता ही होगा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो आपको जो बताना है कि किस सत्र में की गई थी। कलकत्ता सत्र में की गई थी, लाहौर में, मद्रास में, या फिर नागपुर में। ये जो है कब हुआ था, 1929 में हुआ था। तो कौन सा सत्र था ये था लाहौर सत्र। कब था, लाहौर सत्र जो कब हुआ था, ये हुआ था 1929 में। ये इसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग जो है की गई थी। किसमें की गई थी, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, ये किया गया था 26 जनवरी 1930 को। यदि आपसे पूछे पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो वो किया गया था 26 जनवरी 1930 को। यदि पूछे शुरुआत इसकी मांग कब की गई थी, तो लाहौर सत्र 1929 में की गई थी, और इसको पारित जो है 26 जनवरी 1930 को। स्वतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं वो इसी के पक्ष में मनाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन 36, संसाधनों का वर्गीकरण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय जो है संसाधन का उदाहरण है बताइए। अभी हम कौन से जियोग्राफी पर आ गए। जियोग्राफी का आपका स्टार्ट हो गया है, यहाँ से हिस्ट्री का जो है 35 क्वेश्चन हमने किए। अब हम आगे जो है हम देखेंगे जियोग्राफी के। तो आपको क्या है इसका बताना है कि संसाधनों का वर्गीकरण करते समय जो है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, या फिर प्राकृतिक गैस है। तो आपको बताना है इसका जो सही जवाब है वो है सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग करने के बाद भी ये खत्म नहीं होता है, और प्रकृति द्वारा निरंतर पुनर्जीवित होता रहता है, इसलिए इसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जब आपने ज्योग्राफी में जो संसाधन वाला टॉपिक है वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि किस तरह इसमें क्या है वर्गीकरण किया गया है। जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा है, इस तरह पुनर्जीवित काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें कैटेगरी होती है, तो उसमें क्या रखा जाता है। तो वहीं आपसे पूछा है नवीनीकरणीय, तो इसमें क्या है सौर ऊर्जा को इसमें रखा जाता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो है कपास की खेती होती है, आपको बताना है कि जो कपास के लिए वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो मिट्टी है वो कौन सी है। लाल पीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है या फिर लैटेराइट मिट्टी है। तो यदि हम बात करें कपास, तो कपास के लिए सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी है, तो इसमें आती है हमारी काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें क्या होती है, जो जल धारण क्षमता होती है ये उच्च होती है। जैसे आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किसमें होती है, तो आपको बताना है काली मिट्टी में होती है। इस तरह इसमें क्या होता है, कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो सतत विकास होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं, उनका आपको क्या है उद्देश्य बताना है। वर्तमान संसाधनों का पूरी तरह उपयोग करना होता है या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना होता है या फिर केवल भविष्य के लिए संसाधनों को बचाना होता है या फिर आर्थिक विकास की गति को कम करना होता है। तो आपको बताना है सतत विकास, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है उसका आपको उद्देश्य बताना है। तो इसका क्या उद्देश्य होता है, क्वेश्चन नंबर 38, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, क्या करना होता है इसमें, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना। यानी कि हमको क्या है सतत विकास में क्या करना रहता है, आपको अपनी ज़रूरत को पूरा करना है लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आपको करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है संसाधनों के संरक्षण के लिए गांधी जी का कौन सा कथन प्रसिद्ध है। बताइए, जो संसाधनों के संरक्षण के लिए जो है गांधी जी ने एक कथन कहा था, तो आपको वही बताना है कि कौन सा जो है सत्य है। संसाधन सबके लिए है लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं है, या फिर प्रकृति में मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है लेकिन उनके लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। हमें प्रकृति को नहीं, प्रकृति को हमें बचाना है। यानी कि हमें प्रकृति को नहीं बचाना, प्रकृति को हमें बचाना है। विकास के लिए पर्यावरण का बलिदान आवश्यक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होने वाला है। तो इसका जो सही जवाब वो है प्रकृति में मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है पर्याप्त संसाधन है लेकिन उनके लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। गांधी जी का ये विचार संसाधनों के लिए सीमित उपयोग और संयम पर जो है जोर देने के लिए इन्होंने ये कहा था। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है संसाधन जो किसी देश के तट से 200 समुद्री मील के भीतर आते हैं वे क्या कहलाते हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या है इसमें अपने समुद्री मील जो कि इकोनॉमिकल जोन जो है आपने पढ़े होंगे, तो आपको बताना है कि 200 माइल तक, जो 200 समुद्री मील तक होता है तो उसमें जो है क्या क्या इसके अंतर्गत रखा जाता है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन या फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बताइए कौन सा इसके अंदर सही आता है। तो ये होता है राष्ट्रीय संसाधन। किसके अंतर्गत आता है, 200 मील तक जो दूरी होती है, इकोनॉमिकल जोन जो होता है कहाँ तक होता है, 200 समुद्री मील तक, तो ये आता है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ये आता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बताइए, बेसिक सा प्रश्न है, आपसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार की जो है मिट्टी हमारे भारत में पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर शुष्क मिट्टी। बताइए कौन सी मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 आपको बताना है। तो हमारे भारत में जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में सबसे अधिक फैली हुई और कृषि के लिए सबसे उपजाऊ, यदि आपसे पूछे कृषि के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है तो ये हमारी जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तरी मैदान जो होते हैं, उत्तरी मैदान जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उत्तर के मैदान पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या है इसकी मात्रा सर्वाधिक है और भारत में क्षेत्रफल में भी ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है और साथ ही ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी है। अगला प्रश्न है संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में पहला चरण क्या है। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग जब हम करते हैं तो इसका पहला चरण क्या है, संसाधन नियोजन का पहला चरण आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 संसाधनों का विकास करना है या फिर संसाधनों की पहचान और तालिका बनाना है या फिर विकास योजनाओं को लागू करना है या फिर संसाधनों के उपयोग का जो है लक्ष्य निर्धारित करना है। तो आपको क्या बताना है, संसाधन नियोजन, यानी कि जो रिसोर्स प्लानिंग जो की जाती है वो किस लिए की जाती है, तो ये होता है योजना बनाने से पहले हमको ये जानना रहता है। कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या है, संसाधनों की पहचान और तालिका बनाना। क्या है इसका सही जवाब, इसका है संसाधन की पहचान और तालिका बनाने को ही हम क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं, रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं।
अगला प्रश्न है, कौन से संसाधन जैविक संसाधन की श्रेणी में आते हैं? आपको बताना है बायोटिक यानी कि जैविक संसाधन के अंतर्गत कौन से आते हैं। मिट्टी और चट्टानें आती है, खनिज और धातु आते हैं, या फिर मनुष्य वनस्पति और प्राणी आते हैं, या फिर पानी और हवा आता है। तो जैविक के अंदर किसको रखा जाएगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वो है मनुष्य, वनस्पति और प्राणी। जैविक के अंदर इनको रखा जाता है। किसे? मनुष्य को, वनस्पति को, प्राणी को। किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसको कब जो है लागू किया गया था? 1970 में किया गया था, 1972 में किया गया था, 1980 या फिर 1986? कब इसको जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है उसको लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1972, 1972। ये अधिनियम भारत में संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो है लाया गया था। यानी कि जो भी किसके लिए लाया गया था? ऐसी जो भी प्रजातियां हैं जो क्या है संकटग्रस्त है, जिनकी कमी महसूस हो रही, तो उनको क्या है, उनको बचाव और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? बताइए जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है ये किस पशु के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि एक मध्य प्रदेश का ही नेशनल पार्क है? तो आपको बताना है बाघ के लिए है, एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए है, बारहसिंगा के लिए है, या फिर हाथी के लिए है? तो बताइए कान्हा किसली नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारे बारहसिंगा के लिए। किसके लिए? बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नेशनल पार्क? कान्हा किसली नेशनल पार्क। विशेष प्रकार से यदि आपसे पूछे कौन सी प्रजाति है तो इसमें ब्रेडरी। कौन सी प्रजाति? ब्रेडरी प्रजाति। यदि आपसे पूछे कि कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है तो इसकी जो जाति है वो कौन सी है? तो कौन सी प्रजाति है? ये है ब्रेडरी। अगला प्रश्न है, IUCN के अनुसार वे प्रजातियां जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और जिनके विलुप्त होने का खतरा है उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। यानी कि जो प्रजातियां हैं जैसे कि कोई पक्षी है, कोई पशु, उसकी क्या है संख्या बहुत कम हो गई है और वो क्या है विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी कि वो कम दिखाई देते हैं, वो उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। तो उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? सामान्य प्रजाति में रखा जाता है, संकटग्रस्त प्रजाति में रखा जाता है, दुर्लभ प्रजाति में रखा जाता है, या फिर स्थानीय प्रजाति में रखा जाता है? तो जिनकी संख्या कम हो जाती है उन्हें हम संकटग्रस्त प्रजातियों में रखते हैं। किसमें? संकटग्रस्त जो प्रजाति होती है उसमें रखते हैं, जिसके अंतर्गत ये रेड लिस्ट में आते हैं। कौन सी रेड? ये IUCN की जो लिस्ट होती है इसमें ये रेड लिस्ट जो होती है उसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाले प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है लागू किया गया था तो आपको बताना है इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है नेशनल पार्क इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आपसे पूछा है। बांधवगढ़ आता है, या पेंच आता है, सतपुड़ा आता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो यदि हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत तो ये सभी कौन से? बांधवगढ़ भी आता है, पेंच भी आता है और सतपुड़ा भी आता है। ये क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट इनमें लागू है। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की किस नदी पर बना हुआ है? जो इंदिरा सागर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है ये आपको बताना है। चंबल नदी पर है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, या फिर बेतवा नदी है? बताइए कौन सी नदी पर जो है इंदिरा गांधी बांध बना हुआ है? तो ये बना हुआ है हमारी नर्मदा नदी। कहाँ पर? नर्मदा नदी। यदि जगह की बात करें तो ये आता है खंडवा में। कहाँ पर? खंडवा। अगला प्रश्न है, वनों के वर्गीकरण में आरक्षित वन क्या होते हैं? यानी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, जब हम फॉरेस्ट वाला टॉपिक जो पढ़ते हैं ज्योग्राफी में तो उसमें आरक्षित वन आते हैं, अनारक्षित वन आते हैं। तो उसमें आपसे पूछा है जो आरक्षित वन होते हैं वो क्या होते हैं? जहाँ स्थानीय लोगों को लकड़ी काटने की अनुमति है, जहाँ चराई की अनुमति है, जहाँ शिकार और लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध है, या जो केवल निजी स्वामित्व में है? बताइए आरक्षित वन के अंतर्गत किस जो है किसकी रखा जाता है? आपको ये बताना है। तो इसमें जो रखा जाता है वो है जहाँ शिकार और लकड़ी काटने पर पूर्ण प्रतिबंध हो। ऑप्शन सी, जहाँ पर शिकार और लकड़ी काटने पर क्या हो? पूर्ण प्रतिबंध हो। यानी कि ना तो आप वहाँ शिकार कर सकते हैं और ना ही लकड़ी काट सकते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं? आरक्षित वन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल दुर्लभता का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि जो जल दुर्लभता है उसको आपका प्रमुख कारण बताना है। अत्यधिक दोहन और असमान वितरण है,
वर्षा की कमी है, जल प्रदूषण है, या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि जो जल की कमी है उसका कारण आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपको इसका सही जवाब देना है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आते हैं। क्या आता है? उपरोक्त सभी जो है इसमें आते हैं। जल दुर्लभता जो है केवल सूखे का कारण नहीं बल्कि प्रदूषण है, दुरुपयोग है, असमान वितरण है, इन सभी के कारण जो है हम जल दुर्लभता जो है हमें दिखाई देती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें पूछा है चिपको आंदोलन का संबंध किससे था। काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है, आपको इसका सही जवाब बताना है। जो चिपको आंदोलन शुरू किया गया था वो किसके लिए किया गया था? जंगल बचाने के लिए किया गया था, या फिर नदी को बचाने के लिए किया गया था, मिट्टी संरक्षण के लिए किया गया था, या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा किसके लिए किया गया था? ये जंगल बचाने के लिए। किसके? जंगल बचाने के लिए जो है लोग बाग क्या हुआ, पेड़ों से चिपक गए थे। इसके लिए इस आंदोलन को जो है चिपको आंदोलन नाम दिया था, जो कि जंगल को बचाने के लिए। कब किया गया था ये? 1970 के समय। 1970 के दशक में जो है सुंदरलाल जो थे बहुगुणों के नेतृत्व में पेड़ों को काटने के बचाने के लिए अहिंसक आंदोलन जो है किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, आपको जो है इसकी शुरुआत बताना है। संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत जो है भारत में कब हुई थी? 1980 में हुई थी, या फिर 1988 में हुई थी, 1995 में हुई थी, या फिर 2000 में हुई थी? तो यदि हम बात करें संयुक्त वन प्रबंधन की, तो ये भारत में इसकी शुरुआत जो है 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में जो है उड़ीसा राज्य से। यदि आपसे राज्य पूछे तो कौन सा राज्य है इसमें? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य ने जो है पहली बार संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव जो है पारित किया था, जिसमें स्थानीय समुदाय को वनों के जो है संरक्षण में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, रबी की फसलें किस मौसम में काटी जाती है? बताइए जो रबी की फसल होती है वो किस मौसम में काटी जाती है? जून जुलाई में काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, मार्च अप्रैल, या फिर जनवरी फरवरी? यदि हम बात करें रबी की फसल की तो कब काटी जाती है? ये काटी जाती है मार्च और अप्रैल में। कब काटी जाती है? मार्च और अप्रैल में। यदि हम बात करें रबी की फसल जैसे गेहूँ क्या है? ये रबी की फसल है। कब काटी जाती है? ये मार्च और अप्रैल, सर्दियों के समय, यानी मार्च अप्रैल में ये काटे जाते हैं। अगला प्रश्न है खरीफ की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त है? यानी कि जो खरीफ की फसल होती है आपको जो है उसकी जलवायु बताना है, जो किस प्रकार की जलवायु जो इसके लिए उपयुक्त होती है। ठंडी और शुष्क होती है, गर्म और आर्द्र होती है, बहुत ठंडी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए खरीफ की फसल के लिए जो है कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है? तो ये मानी जाती है गर्म और आर्द्र, जिसे हम मानसून आधारित भी कहते हैं। कैसी? खरीफ की फसल के लिए पहली तो गर्म होना चाहिए और दूसरी आर्द्र होना चाहिए। आर्द्र यानी थोड़ा नमी, जो नमी होती है उसकी बात यहाँ पे की गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो जैद फसल चक्र का मुख्य समय क्या है? आपने सुनी होगी जो जायद होती है जिन्हें हम जैद फसल कहते हैं, इसका जो है चक्र का समय क्या है? यानी कि कब इसको लगाया जाता है, कब इसकी बुआई होती है? खरीफ और रबी के बीच में होती है, या फिर रबी के बाद में होती है, खरीफ के पहले होती है, या फिर साल भर होती है? जैसे कि खीरे जो होते हैं, ककड़ी होती है, इस प्रकार की जो फसल है, मूंग होती है, इनकी जो फसल आपको बताना है कि ये कब होती है, कब इसका सीज़न आता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है खरीफ और रबी के बीच में। अभी आपने देखा होगा कि जो मूंग है उसकी क्या चल रही है? खेती चल रही है, यानी कि अभी क्या है? खरीफ और रबी की फसल का बीच के समय है, जिसमें क्या है? खीरा, तरबूज। ये कब होता है? मार्च और जून के बीच में एक छोटे अंतराल में जो है छोटा सा इसका समय होता है। कब? यदि आपसे समय पूछे जायद की फसल का तो ये होता है मार्च से जून। मार्च से जून जो है ये होता है। अगले प्रश्न की बात करें, ऑपरेशन फोल्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? जो ऑपरेशन फोल्ड हुआ था, फ्लोट जिसे हम कहते हैं, उसका संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है, गेहूं उत्पादन से, या फिर अनाज भंडारण से इसका संबंध है? तो इसका जो संबंध था वो किससे था? इसका संबंध था दूध उत्पादन से। किससे? ऑप्शन बी। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे दूध उत्पादन किससे संबंधित है तो ये है श्वेत क्रांति से संबंधित। किससे संबंधित है? ये हमारी श्वेत क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन इसे कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? दूध उत्पादन को बढ़ाना होता है। इसमें ऑपरेशन फोल्ड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न जानते हैं, कृषि में सुधार के लिए संस्थागत सुधार में
क्या शामिल है, यानी कि जो कृषि में सुधार के लिए क्या है, एक संस्थागत सुधार किया गया है। तो इसमें क्या शामिल है, ट्रैक्टर का उपयोग शामिल है, रासायनिक खाद का उपयोग है, चकबंदी है या फिर उन्नत बीज है। तो बताइए इसमें कृषि में सुधार के लिए क्या जरूरी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 57, क्या है इसके लिए जरूरी, तो इसमें है चकबंदी। क्या है, चकबंदी, ऑप्शन सी। यदि हम बात करें चकबंदी सहकारी खेती और जमींदारी उन्मूलन संस्थागत सुधार है, जबकि खाद बीज क्या है, तकनीकी सुधार है। यदि आपसे खाद और बीज का पूछे तो क्या है, ये तकनीकी सुधार है। अगला क्या है, कॉफ़ी उत्पादन के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का, काफ़ी इजी सा सवाल है। कॉफ़ी उत्पादन में जो है टॉप लेवल पर कौन सा राज्य आता है भारत में, आपसे पूछा है। मध्य प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है, बिहार आता है या फिर राजस्थान आता है। बताइए इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 58 का, तो इसका जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक। भारत का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक राज्य में ही जो है होता है। अगला क्या है, अगला देखते हैं, चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी और ढलान सबसे अच्छी होती है। बताइए जो चाय की खेती होती है, किसकी, चाय की खेती, उसके लिए मिट्टी और ढलान आपको बताना है। समतल और काली मिट्टी है, पहाड़ी ढलान और लैटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है या फिर चिकनी मिट्टी है। तो बताइए चाय के लिए आपको बताना है। यदि हम इसके सही जवाब की बात करें तो है पहाड़ी ढलान और लैटराइट मिट्टी। कौन सी, पहाड़ी ढलान। यदि आपसे ढलान पूछे तो कौन सी है, पहाड़ी ढलान। यदि आपसे मिट्टी पूछे किसके लिए, चाय के लिए, तो आपको बताना है लैटेराइट मिट्टी। कौन सी, लैटेराइट मिट्टी जो है चाय के बागान, जो चाय के आपने खेती देखी होगी, इसके लिए क्या है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला है क्वेश्चन, सुनहरी रेशा किसे कहा जाता है, यानी कि जो सुनहरी रेशा है, गोल्डन फाइबर जो है, किसे कहा जाता है। कपास को कहा जाता है, जूट को कहा जाता है, रेशम को कहा जाता है या फिर ऊन को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है सुनहरी रेशा, ये कहा जाता है जूट को। किसे कहा जाता है, जूट को। जूट को अपने सुनहरे रंग और आर्थिक महत्व के कारण जो है गोल्डन फाइबर इसे कहा जाता है, सुनहरी रेशा जो है इसे कहा जाता है। क्लास आपको कैसी लग रही है, एक बार लाइक ज़रूर कर देना यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है। ज्योग्राफी में आप देख रहे होंगे हमने सभी मिट्टी हो या फिर जो है ज्योग्राफी में हर एक टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए हमने वहाँ से प्रश्न उठाए हैं। हमने आपको सिलेबस के देखते हुए ये प्रश्न रखे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी प्रश्न आपको हम करा रहे हैं। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम जल्दी आपके लिए इसी तरह के और भी मैराथन लेके आएंगे। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। पहले तो जो मध्य प्रदेश है हमारा, वो भारत में जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। लेकिन आपको क्या है, इसमें क्षेत्र बताना है, कौन सा क्षेत्र जो है, बघेलखंड है, मालवा है, बुंदेलखंड है या फिर महाकौशल है। जब आप मध्य प्रदेश MPG को पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि सोयाबीन के लिए कौन सा क्षेत्र जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है। कौन सा क्षेत्र है इसमें, तो जो मालवा क्षेत्र है, कौन सा, मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र अपनी काली मिट्टी और सोयाबीन उत्पादन के लिए जो है पूरे देश में एक मशहूर है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को हम कहते हैं ना सोया स्टेट, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है, और मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, मालवा वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न क्या है, आधारभूत उद्योग किसे माना जाता है, यानी कि जो बेसिक इंडस्ट्री होती है वो किसे माना जाता है। आधारभूत उद्योग, जब आपने इंडस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कपड़ा उद्योग होगा, चीनी उद्योग होगा, लोहा और इस्पात उद्योग होगा या फिर सूचना प्रौद्योगिकी होगा। तो बताइए बेसिक इंडस्ट्री के लिए क्या मायने रखता है, क्या होता है इसमें, इसमें होता है लोहा और इस्पात उद्योग। जो हमारे लोहा उद्योग होते हैं और जो इस्पात उद्योग होते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग, यानी कि बेसिक इंडस्ट्री के अंदर इसमें रखा जाता है। इसमें क्या होता है, मशीन, जो मशीन वगैरह होती है उनका निर्माण इसमें होता है। अगला देखते हैं। अगला है, एल्यूमिनियम बनने के लिए किस खनिज का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, यानी कि जब हम एल्यूमिनियम जो है बनकर तैयार होता है तो वो किस कच्चे माल से बनकर तैयार होता है, यानी कि कौन सा माल है जो कच्चे से यदि हम उसे पका देते हैं तो वो एल्यूमिनियम बन जाता है। मैग्नीज है, बॉक्साइड है, लोहा है या फिर अभ्रक है, माइका जिसे हम कहते हैं। तो ये होता है हमारा बॉक्साइड। क्या होता है, बॉक्साइड। सही जवाब जो है बॉक्साइड एल्यूमिनियम का जो है मुख्य अयस्क और होता है। यदि आपसे पूछे बायोलॉजी में प्रश्न बन सकता है कि जो हमारा एल्यूमिनियम है इसका और यानी कि अयस्क क्या है, तो इसका जो अयस्क है वो है बॉक्साइड। अगला है, भारत में पहली सफल सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो बताइए पहली सफल सूती वस्त्र कौन सी मिल पूछा है आपसे,
सूती वस्त्र जो होते हैं उनकी मिल जो स्थापित की गई थी, जो कि पहली सफल थी। आपको इसमें भारत में बताना है कि कहाँ पर जो है स्थापित की गई थी, अहमदाबाद में, मुंबई में, कोयम्बटूर में या फिर कानपुर में। तो ये स्थापित की गई थी मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। कब की गई थी ये? 1854 में। 1854 में जो है मुंबई में पहली बार सफल सूती मिल की स्थापना जो है की गई थी। अगला है खनिज के बारे में क्या सत्य है। आपको जो खनिज है, जो मिनरल्स है, उसके बारे में बताना है। ये अप्राकृतिक होते हैं, ये एक निश्चित रासायनिक संरचना रखते हैं, या फिर ये सभी जगह समान रूप से पाए जाते हैं, या फिर इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो बताइए खनिज जो मिनरल्स होते हैं उनकी सही परिभाषा आप क्या मानते हैं? तो इसका जो सही परिभाषा होता है, ये निश्चित रासायनिक जो है संरचना रखते हैं। क्या है? ऑप्शन बी, ये निश्चित रासायनिक संरचना है जो रखते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? इनको खनिज के अंदर इसमें रखा जाता है। इसमें क्या होता है? इन अपनी विशिष्ट भौतिक और रासायनिक विशेषताएं होती है और ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं। अगला क्या है? अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व किसके पास होता है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, जो क्या होती है? सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उद्योगों के, उसका स्वामित्व यानी कि उनके मालिक कौन होते हैं? निजी व्यक्ति के पास होता है, या फिर संयुक्त रूप से सरकार और व्यक्ति के पास होता है, सरकारी ऐसे एजेंसियाँ जो होती हैं उनके पास होता है, या फिर सरकारी जो सहकारी जो समितियाँ होती हैं उनके पास होता है। कौन सा आपसे पूछा है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का आपको बताना है। तो ये होती है सरकारी एजेंसियों के पास। किसके पास होती है? जो सरकारी एजेंसियाँ होती हैं उनके पास होती है, क्योंकि ये कैसी है? पब्लिक है, पब्लिक सेक्टर है, तो किसके पास होगा? ये सरकारी एजेंसियों के पास होता है। जैसे कि हम भेल, सेल, जिनके संचालक क्या है? सरकार द्वारा इनका संचालन होता है। अगला क्या है? मध्य प्रदेश में पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका जवाब आपको मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि आपको इसका सभी को इसका जवाब पता होगा। तो आप मुझे पन्ना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का जवाब आप मुझे देना, ठीक है। अगला बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें क्या है? इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 68 में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का उदाहरण क्या है? जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, आपको उसका उदाहरण बताना है। ये प्रश्न आपने इंडस्ट्री जब पढ़ी होगी तो उसमें आपको मिले होंगे और आप जो है इनका जवाब भी अच्छे से दे पा रहे होंगे। तो बताइए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है किसका उदाहरण ये माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 68। चीनी उद्योग में आते हैं, या फिर सीमेंट उद्योग में आते हैं, पेट्रोकेमिकल उद्योग में आते हैं, या फिर लोहा उद्योग के अंतर्गत आते हैं? तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है ये आती है हमारी चीनी उद्योग के अंतर्गत। जो उद्योग कृषि उत्पादनों जैसे गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं वे एग्रो बेस्ड उद्योग कहलाते हैं। यानी कि क्या है? जो कच्चे माल को, जैसे कि हमने गन्ना क्या है? गन्ने को यूज़ किया और क्या बना? उससे चीनी बनी। तो इसमें क्या है? उसको किस में रखा जाता है? चीनी उद्योग में रखा जाता है। अगला क्या है? अगला आपसे पूछा है कौन सा खनिज काला सोना भी कहलाता है? ब्लैक गोल्ड आपको बताना है। किसे जो है हम काला सोना के नाम से जानते हैं? पेट्रोलियम को, कोयला को, लोहा को, या फिर मैग्नीज को? किसे जो है हम काला सोना कहते हैं? तो ये कहा जाता है कोयला को। किसे कहा जाता है? कोयला को। कोयला जो है कोयले की ऊर्जा क्षमता और आर्थिक महत्व के कारण जो है इसे अक्सर हम क्या कहते हैं? काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्या है? इसमें आपसे पूछा है किस उद्योग को है सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है? कैसी आपको लग रही हैं क्लासेस? जल्दी से जो है आप मुझे बताइए। साथ ही क्या है, आप मैं जो भी आपसे प्रश्न करती हूँ आप मुझे उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, क्योंकि आप जो है आंसर नहीं देते हैं। साथ ही आपको किस अगली क्लास जो चाहिए किस टॉपिक पर चाहिए, जैसे कि हमने आज जो है हमने सोशल साइंस का कवर किया, अगला हम क्या सोच रहे हैं? हिंदी का सोच रहे हैं। तो आपको कमेंट में बताना है हिंदी लाएँ, साइंस मैराथन लाएँ, कौन सा मैराथन लाएँ, जिससे कि आपको जहाँ पर आपका पोर्शन वीक है हम उसको कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आप सबसे पहले चैनल जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है हमारी आगे आने वाली मैराथन से आप जुड़ पाएंगे। तो बताइए किन को जो है सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? जूट उद्योग को कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी को कहा जाता है, इस्पात उद्योग को कहा जाता है, या फिर खाद्य उद्योग को कहा जाता है? यदि हम बात करें सनराइज इंडस्ट्री, ये कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी, जो IT इंडस्ट्री होती है इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यदि हम बात करें? क्योंकि ये IT उद्योग जो है तेजी से विकसित हो रहा है और भविष्य में क्या है अर्थव्यवस्था का आधार बन रहा है, इसलिए इसे हम सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। अब हम आ गए हैं पॉलिटी पर। किस पे आ चुके हैं हम पॉलिटी पर आ चुके हैं। इससे पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया? सबसे पहले हमने हिस्ट्री कवर किया। इसके बाद हमने क्या किया था? जियोग्राफी को कवर किया था। जियोग्राफी को कवर किया यानी कि आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया। अब हम पॉलिटी को जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 71 बताइए, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि बेल्जियम की यहाँ पे बात की गई है। बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसका उद्देश्य क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। भाषाई समूह के बीच सांस्कृतिक अधिकार की रक्षा करना है, या फिर सैनिक शक्ति को मजबूत करना है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना है, या फिर आर्थिक असमानता को समाप्त करना है? बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो हमने अभी जस्ट आपके लिए क्रिएट किया है, आप उससे जुड़ जाना। और क्या है, इंस्टाग्राम पे भी हम क्या है आपको जुड़ जाना। मैं उसकी लिंक भी आपको दे दूंगी, जिससे क्या है हमारी क्लासेस के बारे में आपको इंस्टा टेली इनसे ही आपको क्या मिलेगा, पता पड़ेगा। तो आप उनसे जुड़ जाना। साथ ही हम टेलीग्राम पर क्या है, जैसे हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्लास हमने जो भी प्रश्न किए इनसे ही रिलेटेड हम अपने टेलीग्राम में लाइव टेस्ट करेंगे जिसमें सबसे आप बताया जाएगा कि किसने आंसर किया है, किसने सही किया है। हम आपको नाम भी बताएंगे कि हाँ इसने सबसे पहले आंसर किया और सबसे ज़्यादा स्कोर इसका है। इस तरह से हम लाइव टेस्ट टेलीग्राम पर लेंगे, लेकिन आपको उसके लिए टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। अभी हमने क्रिएट किया है तो उस पर क्या है, ज़्यादा सदस्य अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, तो आप जुड़ जाइए। जैसे ही हमारे जो है अच्छे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ जाते हैं फिर हम लाइव टेस्ट करवाएंगे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है क्वेश्चन नंबर 71। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, इसका जो सही जवाब है वो है भाषाई समूह के बीच जो है सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन ए, जो भाषाई समूह है उनके बीच क्या है, सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करना ही सामुदायिक जो सरकार है बेल्जियम में उसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सिंहल को एकमात्र राजभाषा घोषित करने वाली कानून कब पारित किया गया था? यानी कि जो श्रीलंका है यहाँ पर एकमात्र राजभाषा घोषित की गई है, किसको? सिंहल को। तो आपसे पूछा है ये कानून कब पारित हुआ था, आपको ये बताना है। 1956, 1948, 1970 या फिर 1980 में ये हुआ था। तो ये जो एकमात्र राजभाषा कानून है ये हुआ था 1956, 1956 में। कब हुआ था? 1956 के अधिनियम ने जो है सिंहल को आधिकारिक भाषा बना दिया था, जिसमें तमिल भाषी लोगों को लगा कि उन्हें प्रशासन से बाहर किया जा रहा है। ये श्रीलंका के बाद में क्या है, गृह युद्ध का प्रमुख कारण बना था। जो श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था उसका प्रमुख कारण कौन था? सिंहल को एकमात्र राजभाषा घोषित करना, जिससे अन्य भाषा के जो लोग थे जैसे तमिल भाषी लोग थे वो क्या हुए, इससे नाराज हुए। इस कारण क्या हुआ था, गृह युद्ध हुआ था। कहाँ पर? श्रीलंका में। आगे बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की क्षैतिज साझेदारी के अंतर्गत कौन सा अंग शामिल है? आपने देखा होगा जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपसे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो सत्ता की साझेदारी है आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग शामिल है आपको ये बताना है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, या फिर केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार है, धर्म और राजनीति है, या फिर पूंजीपति और मजदूर वर्ग है? तो बताइए जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल वितरण है इसमें कौन कौन से सरकार के जो है अंग शामिल है? तो इसकी यदि हम बात करें तो इसमें आती है विधायिका। क्या आती है? विधायिका आती है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका आती है और न्यायपालिका इसमें आती है। क्या क्या आती है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप इसको भी याद रख के चलना। यदि आपसे ऐसा पूछ ले कि निम्न में से कौन सा नहीं है तो आपको उसमें भी आसानी मिले, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसे जो है चेक्स एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन भी कहा जाता है। इसमें 3 अंग है जिस पर हमने बात की है। आगे क्या है? आगे है भारत में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल शक्ति विवरण का क्या अर्थ है? यानी कि अभी हमने देखा हॉरिजॉन्टल, अब आपको बताना है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर शक्ति वितरण का क्या अर्थ है। आपको इसका अर्थ जो है बताना है। सत्ता का केंद्र से स्थानीय स्तर तक बाबरा, या फिर विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता का बाबरा, या फिर राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बाबरा, या फिर बंबारा, या फिर संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारों को ना होना। तो बताइए क्या है? ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल जो है उसमें क्या आता है? तो यदि हम इसकी बात करें तो इसमें आता है सत्ता का जो है केंद्र से स्थानीय स्तर तक बाबरा। क्या है? सत्ता से जो है केंद्र से स्थानीय स्तर तक का बाबरा जो है इसमें रखा जाता है। किसमें? ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल में।
सत्ता का केंद्र, इसमें क्या होता है, संघवाद के तहत सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार और पंचायती राज स्थानीय निकायों के बीच ऊपर से नीचे की ओर विभाजित होती है। अगला क्या है, अगला है श्रीलंका में बहुसंख्यावाद की नीति ने क्या परिणाम दिया, यानी कि इसमें क्या है, बहुसंख्यावाद नीति के परिणाम आपको बताना है। कहाँ का, ये श्रीलंका का। देश में राजनीतिक अस्थिरता और गृहयुद्ध हुआ, तेजी से आर्थिक विकास हुआ, या फिर सभी समुदाय में एकता हुई, या फिर लोकतंत्र का मजबूत होना। तो बताइए जो बहुसंख्यावाद की नीति है इसका परिणाम श्रीलंका में क्या हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, देश में बहुसंख्यावाद की नीति ने गृह युद्ध को जन्म दिया था। क्या हुआ था, इसमें गृह युद्ध को जो है इसमें जन्म दिया था, यानी कि देश में राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध। ऑप्शन जो है ए इसका सही जवाब है। यदि हम बात करें बहुसंख्यावाद की नीति ने जो है अल्पसंख्यक विशेषकर श्रीलंकाई तमिलों के हितों की अनदेखी की, जिसमें उनमें क्या हुआ, अलगाव की भावना पैदा हुई और हिंसा शुरू हुई, जिसके कारण क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में सत्ता की साझेदारी का कौन सा अनोखा मॉडल अपनाया गया था। जैसे हमने सत्ता की साझेदारी देखी थी, अब आपको कहाँ पर बताना है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। यदि आपसे पूछे बेल्जियम की राजधानी तो क्या है, ब्रुसेल्स। यहाँ पर सत्ता की साझेदारी का मॉडल आपको बताना है। डच और फ्रेंच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व, या फिर केवल बहुसंख्यक फ्रेंच भाषी लोगों का शासन, या फिर बाहरी देशों का हस्तक्षेप, या फिर शासन का केंद्रीकरण। तो बताइए सत्ता की साझेदारी जो है ब्रुसेल्स में इसका मॉडल क्या था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 76। तो इसका जो सही जवाब है वो है डच और फ्रेंच भाषी लोगों का समान प्रतिनिधित्व। क्या था इसमें, डच और जो फ्रांसी लोग थे इनका जो प्रतिनिधित्व वो समान था, यानी कि जो सत्ता की साझेदारी थी वो दोनों ही के बीच क्या थी, इनमें समान प्रतिनिधित्व था। अगला है, सत्ता की साझेदारी का बुनियादी सिद्धांत क्या है। बताइए जो सत्ता की साझेदारी हम देखते आ रहे हैं इसका बुनियादी सिद्धांत क्या है आखिर ये, विविधता का सम्मान और समावेशन है, तानाशाही की स्थापना है, या फिर अल्पसंख्यकों का दमन है, या फिर एक ही धर्म का प्रभुत्व है। तो बताइए सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो ये शब्द हमें काफ़ी बार जो है मिलता है, तो आपको इसका अर्थ बताना है। तो इसमें क्या है, विविधता का सम्मान और समावेशन। क्या है इसमें, विविधता का जो सम्मान और समावेशन इसमें होता है, किसमें, सत्ता के साझेदारी में। अगला क्या है, अगला है आपसे पूछा है भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है, यानी कि जो रेसिडरी जो पावर होती है वो आपसे पूछी। जो अपशिष्ट शक्ति है, जब आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा अपशिष्ट शक्तियां होती है, संघ शक्ति होती है, इसमें अपशिष्ट शक्ति आपको बताना है कि किसके पास ये होती है। केंद्र सरकार के पास होती है, या फिर राज्य सरकार के पास होती है, या फिर स्थानीय निकायों के पास होती है, या फिर न्यायपालिका के पास ये होती है। यदि हम बात करें अपशिष्ट शक्ति तो ये होती है केंद्र सरकार के पास। किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। संविधान लागू होने के बाद जो नए विषय सामने आए, जैसे कि साइबर है, कानून है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। अगला क्या प्रश्न है, संघवाद का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा था, यानी कि जो संघवाद है आपको इसका महत्वपूर्ण गुण बताना है। संघवाद के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपको इसमें क्या गुण दिखाई दिया, 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार है, या फिर एकल शासन प्रणाली है, या फिर प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण है, या फिर केवल एक ही राजनीतिक दल का है। इसमें क्या है आपका जो है सही जवाब इसका बताना है, क्वेश्चन नंबर 79 का। तो इसका जो सही जवाब वो है 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार। क्या है संघवाद का अर्थ, इसमें है 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। जैसे कि संघवाद में कम से कम 2 स्तर की सरकार होती है, जहां केंद्र और राज्य दोनों ही अधिकार संविधान द्वारा स्पष्ट परिभाषित है। संघवाद में क्या आता है, केंद्र भी आता है और राज्य भी आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा नहीं है। जैसे हमने देखा था अपशिष्ट सूची, वैसे ही आपको बताना है संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट का जो है हिस्सा है। बताइए कौन सा जो है इसका हिस्सा है। रक्षा है, संघ सूची के अंतर्गत कौन सा आता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। रक्षा आता है, पुलिस आता है, कृषि आता है, या फिर व्यापार आता है। तो संघ सूची जो यूनियन लिस्ट है इसके अंतर्गत आता है रक्षा, यानी कि डिफेंस के आता है। रक्षा जो है किसके पास आती है, रक्षा विदेशी रक्षा है, विदेशी मामले है, बैंकिंग और संचार जैसी राष्ट्रीय महत्व के विषय जो है संघ सूची में आते हैं, जिन पर किसका अधिकार होता है, जो संघ सूची होती है उस पर जो है केंद्र सरकार का होता है। किसका, केंद्र सरकार इसको चलाती है, किसको, संघ सूची को। अगला प्रश्न है, राज्य सूची का प्रमुख विषय कौन सा है। बताइए राज्य सूची के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले हमने अपशिष्ट देखा, फिर संघ
सूची देखा, अब आपको राज्य सूची बताना है कि इसमें से कौन सा है। पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आती है, बैंकिंग आता है, परमाणु ऊर्जा आता है या फिर संचार इसके अंतर्गत आता है। तो क्या आता है इसमें राज्य सूची में, इसमें आता है पुलिस और कानूनी व्यवस्था। क्या आता है? पुलिस और कानूनी व्यवस्था। राज्यों के अपनी कानून होते हैं, इसलिए स्थानीय स्तर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जैसे पुलिस हो गया, जेल हो गया, कृषि हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब राज्य सूची के विषय में आते हैं। अगला देखते हैं, अगला है समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? बताइए, जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? प्रश्न आपको लग रहे होंगे ना कितने अच्छे लेवल से हमने अरेंज किए हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करने को मिल रहा है। तो बताइए इसका सही जवाब केंद्र और राज्य दोनों के पास है, या फिर केवल केंद्र सरकार के पास है, या फिर केवल राज्य सरकार के पास है, या स्थानीय पंचायत के पास है? बताइए समवर्ती सूची किसके पास है? तो ये है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के ही पास। किसके? केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है। जैसे शिक्षा है, वन है, विवाह जैसे समवर्ती सूची में है। यदि दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र का जो है कानून मान्य होता है, यानी कि समवर्ती सूची पर जो ज़्यादा प्रभाव है वो किसका है? केंद्र का है। लेकिन आपसे डायरेक्टली पूछे तो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है, भारत में 1992 के 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यदि आपसे पूछे 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। तो आपको क्या बताना है? इसका उद्देश्य बताना है। पंचायती राज्य को शक्तिशाली बनाना था, या फिर नए राज्य बनाना था, या फिर केंद्र की शक्ति कम करना था, या फिर भाषा को मान्यता देना था? बताइए 73 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इस किस लिए था ये? तो ये था पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए। किस लिए था? जो पंचायती राज है उनको शक्तिशाली बनाने के लिए जो है ये संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय ढांचा किस मॉडल पर आधारित है? जो संघीय ढांचा हम देखते हैं उसको आपको बताना है कि वो किस मॉडल पर आधारित है। साथ आकर संघ बनाना नहीं बल्कि साथ लेकर संघ बनाना है, या फिर एकात्मक शासन मॉडल है, या फिर स्विस मॉडल है, या फिर अमेरिकी मॉडल है? बताइए क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब क्या है? तो यदि हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसमें है साथ लेकर संघ बनाना। क्या है? संघ जो है साथ लेकर संघ बनाना, यानी कि साथ आकर संघ बनाना नहीं बल्कि एक साथ लेकर जो है संघ बनाना इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 85, नगर पालिकाओं का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? बताइए जो नगर पालिकाएं हैं इसका जो गठन हुआ था ये किस संशोधन द्वारा किया गया था? 74 था, 73 था, 42 था, या फिर 86 था? तो किसके द्वारा हुआ था नगर पालिका? ये हुआ था 74। कौन सा? 74 74वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? विशेष रूप से जो शहरी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है के सशक्तिकरण के और संरचना के लिए जो है नगर पालिका का गठन किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? बताइए जो सांप्रदायिकता अर्थ जो हम पढ़ते हैं अपने उसमें पॉलिटी में, तो आपको क्या है इसका अर्थ बताना है। क्या इसका अर्थ होने वाला है? धर्म को राजनीति का आधार मानना है, या फिर सभी धर्म का सम्मान करना है, या फिर एक धर्म निरपेक्ष देश का निर्माण करना है, या फिर शिक्षा का प्रचार करना है? तो बताइए सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो अर्थ है वो है धर्म को राजनीति का आधार मानना। क्या है? धर्म को जो है राजनीति का आधार मानना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। जब धर्म को राष्ट्र की पहचान मान लिया जाता है और एक धर्म के हितों को दूसरे से बेहतर या अलग समझा जाता है तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए क्या है? खतरनाक साबित होती है। अगला है भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष होने का क्या अर्थ है? सेकुलर हम जब पढ़ते हैं अपनी उसको तो उसमें क्या आता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द आता है। प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है? आपको धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द होता है, तो उसमें उसका अर्थ आपको बताना है कि उसका अर्थ क्या है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, या फिर राज्य केवल हिंदू धर्म को मानता है, राज्य केवल इस्लाम को मानता है, या फिर राज्य धार्मिक मामलों में दखल नहीं देता है? तो बताइए धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? क्या जो इसका अर्थ है जो भी हम इसको संविधान में देखते हैं? तो इसका जो सही जवाब वो है राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। राज्य का क्या है? कोई धर्म नहीं है, यानी कि हमारे देश हमारे राज्य का जो है कोई धर्म नहीं होता है। वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि उसका कोई एक धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को बराबर जो है नज़रों से देखता है।
अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्रता देता है। यानी कि आपको बताना है, जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों को क्या है धर्म, सभी धर्म यानी कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, इस बात की उसे स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 में है, अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 14 में है या फिर अनुच्छेद 51 में है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 25 में, किसमें, अनुच्छेद 25 में ये बताया गया है कि क्या है, में सभी धर्मों को हम मान सकते हैं, हमारे ऊपर है, हम किसी भी धर्म को जो है अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में क्या सत्य है। बताइए, जो राजनीति है इसमें जाति की भूमिका के बारे में आप क्या सत्य है। क्वेश्चन नंबर 89, जातिगत पहचान वोट बैंक को प्रभावित करती है। जाति का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, केवल उच्च जातियों को वोट देने का अधिकार है। राजनीति में जाति का असर शून्य है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 89 का सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब वो है, जातिगत पहचान वोट बैंक को प्रभावित करती है। क्या है इसमें इसका सही जवाब, जो जातिगत पहचान है ये वोट बैंक को क्या करती है, प्रभावित करती है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न क्या है, नारीवादी आंदोलन क्या है का मुख्य लक्षण क्या था। जो नारीवादी आंदोलन हुआ था, फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था बताइए। महिलाओं के लिए सम्मान और अधिकार है, या फिर केवल घर का काम करना है, या फिर राजनीति में महिलाओं पर रोक है, या फिर पुरुषों का समर्थन करना है। बताइए नारीवाद आंदोलन का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है महिलाओं के लिए समानता और अधिकार की बात ये करता है। क्या करता है, जो महिलाएं होती हैं उनको समानता और अधिकार के लिए जो है नारीवादी आंदोलन, फेमिनिस्ट आंदोलन जो है इसका मुख्य लक्षण ये होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग का क्या आधार है। यानी कि जो विधायिका होती है इसमें क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की गई, तो इसमें क्या है, इसका आधार क्या है, प्रतिनिधित्व की कमी है, या फिर पुरुषों की आबादी कम होना है, या फिर कानूनी अनिवार्यता है, या फिर आर्थिक संपन्नता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रतिनिधित्व की कमी। क्या है, प्रतिनिधित्व की कमी। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या अभी भी बहुत कम है, इसलिए उनके हितों की रक्षा के लिए कोटा की मांग की जाती है। जैसे हम देखते हैं ना, विधायिकाओं में महिला के लिए आरक्षण की मांग की जाती है। अगला क्या है, अगला है लोकतांत्रिक सरकार को उत्तरदायी क्यों माना जाता है। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है इसको क्यों उत्तरदायी, हम जैसे भी कुछ भी हमारे देश में होता है तो हम जो लोकतंत्र में जो भी वर्तमान में जो सरकार है हम क्या होता है उसको उत्तरदायी ठहराते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है बताइए। क्योंकि ये जनता के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि यह सबसे अमीर सरकार है, क्योंकि ये कभी नहीं बदलती है, क्योंकि इसमें चुनाव नहीं होते हैं। तो इसका जवाब तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 10th लेवल का है, तो उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ज़्यादा घबराइए मत, बस जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है क्योंकि ये जनता के प्रति जवाबदेह है। क्यों है, क्योंकि हमने इनको वोट दिया है, तो क्या है, ये हमारे प्रति क्या है, जवाबदेह है। हम इनसे प्रश्न कर सकते हैं, तो क्या है, लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र और तानाशाही में आर्थिक विकास की दर के बारे में क्या सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की, जिसमें आपसे पूछा है लोकतंत्र में पारदर्शिता का क्या अर्थ है। यानी कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, आपको जो इसमें पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी है, इसका अर्थ आपको बताना है। इसका क्या अर्थ है, नागरिकों को सरकार के निर्णयों को जानने का अधिकार है, या फिर गोपनीयता की नीति है, या फिर भ्रष्टाचार को छुपाना, या फिर केवल अमीर लोगों को जानकारी मिलना। तो इसका जो सही जवाब हो वो क्या होने वाला है, ये है ऑप्शन ए। इसमें है कि नागरिक को जो है सरकार के निर्णयों को जानने का अधिकार है। यानी कि हम क्या है, नागरिक है, तो हमें क्या अधिकार है, किसका, कि जो भी सरकार के निर्णय है उनको हमें जानकारी उस चीज़ की देना पड़ेगी। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, पारदर्शिता कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक असमानता को कम करने में लोकतंत्र की क्या भूमिका है। यानी कि जो सामाजिक असमानताएं होती है हमारे समाज में, क्या होता है, सामाजिक असमानताएं होती है, लोगों में आपसी असामाजिक जो समानता होती है उसको दूर करने के लिए, उसको कम करने के लिए लोकतंत्र जो क्या है, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो क्या भूमिका निभाती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 96 का जवाब आपको देना है। ये हाशिए वर्ग के वर्ग को आवाज़ देता है, ये
समानता को पूरी तरह खत्म करता है, ये अमीर और गरीब को एक समान बनाता है, ये जाति को समाप्त करता है। तो क्या करता है ये बताइए, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका एक सही जवाब वो है, ये हाशिए के वर्ग को आवाज देता है। क्या है? ये हाशिए के वर्ग को जवाब देता है। यानी कि लोकतंत्र में भेदभाव पूरी तरह खत्म करना कठिन है, लेकिन ये हाशिए के समूह को राजनीति शक्ति देकर उन्हें अधिकार के लिए लड़ने का मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 97, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का महत्व क्या है? यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट जो कि मताधिकार होते हैं, जो चुनाव करवाते हैं लोग, तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ जो आपको बताना है कि हर वयस्क को वोट देने का समान अधिकार है, या फिर केवल पुरुष को वोट देने का अधिकार है, या फिर केवल शिक्षित को वोट देने का अधिकार है, या फिर केवल संपत्ति धारकों को वोट देने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 97। तो इसका जो सही जवाब है वो उसकी बात करें तो इसमें होता है कि हर वयस्क को जो है वोट देने का जो है समान अधिकार, यानी कि कोई भी वयस्क को, चाहे गरीब हो अमीर हो किसी भी जाति को हो, इसमें क्या है सभी को समान जो है अधिकार दिए जाते हैं वोट डालने के। हम देखते हैं कि सभी को समान अधिकार है हमारे भारत में, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति, किसी भी लिंग, इन सब में भेदभाव नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन को क्या कहा जाता है? यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसको जो हम क्या कहते हैं अपने भाषा में आपको बताना है। पंचायती राज और नगर निकाय कहते हैं, या फिर केंद्रीय शासन कहा जाता है, प्रांतीय शासन कहा जाता है, या फिर एकात्मक शासन कहा जाता है। स्थानीय शासन के बारे में आपको बताना है। तो स्थानीय शासन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो होती है पंचायती राज और नगर निकाय। क्या होती है? पंचायती राज और नगर निकाय। जैसे लोकतंत्र को क्या होता है, जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए गांव में पंचायती राज और शहर में नगर पालिका नगर निगम का गठन किया जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, गांव में तो पंचायत होती है, जो क्या होता है गांव के लोगों को मदद करने, इन सब के लिए स्थानीय जो शासन है, स्थानीय निकाय जो लोग हैं, उनको क्या है कि उनको जो निष्पक्ष है उनको सहायता मिल पाए, इसके लिए पंचायत होती है। इसके बाद नगर निकाय क्या है, ये शहरों में होती है। अगला क्या है? अगला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है? यानी कि जो चुनाव किए जाते हैं उनमें क्या स्वतंत्रता रखी जाती है? आपको स्वतंत्रता दी जाती है जब आप चुनाव डालते हैं? हाँ, बिल्कुल दी जाती है। निष्पक्ष यानी कि अब अपना चुनाव अपनी मर्जी से अपने पक्ष के अनुसार कर सकते हैं। ये सब आपको मिलता है? नहीं मिलता है। मिलता है ना? तो आपसे वही पूछा है कि ये क्यों जरूरी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99, सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए, या फिर केवल चुनाव खर्चीले करने के लिए, या फिर सत्ताधारी दल को हमेशा जिताने के लिए, या फिर सेना के हस्तक्षेप के लिए? इसको क्या है, आप क्वेश्चन जो ऑप्शन है उनको हटाकर भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब वो है सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए। क्या है? सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए जो है निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र में जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की आवश्यकता हमें पड़ती है। अगला क्या है? अगला है भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? जो कि हमारी आपको क्या बताना है, जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है इसका आपको अर्थ बताना है कि इसका क्या अर्थ होता है। सभी धर्म को राज्य का समान संरक्षण है, या फिर राज्य का धर्म के मामले में पूरी तरह उदासीन होना है, या फिर धर्म का विरोध करना है, या फिर केवल बहुसंख्यक धर्म को बढ़ावा देना है? तो बताइए, जो धर्मनिरपेक्षता शब्द हम काफ़ी बार जो है हमारे पॉलिटी जब विषय पढ़ते हैं तो उसमें हमको देखने का मिलता है। तो आपको बताना है इसका अर्थ क्या होता है। यदि हम इसके सही अर्थ की बात करें तो वो है सभी धर्म को जो है राज्य का समान संरक्षण। क्या होता है इसमें? कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति, उसको समान संरक्षण दिया जाता है, यानी कि कोई भी भेदभाव यहाँ नहीं रखा जाता है। सभी धर्म को राज्य का समान संरक्षण भारत की धर्मनिरपेक्षता का ये अर्थ है, जिसमें सर्वधर्म समभाव जहाँ कहा जाता है, यानी कि जहाँ राज्य किसी एक धर्म को नहीं बल्कि सभी धर्म को समान सम्मान देता है। अगला क्या है? अगला है श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? हमने देखा था इसका कारण कि क्यों गृह युद्ध हुआ था। अब आपको बताना है इसका अंत कब हुआ था। जो श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था इसका अंत कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था, 1995 में हुआ था, 1985 में हुआ था, या फिर 2015 में हुआ था। तो यदि हम इसके अंत की बात करें गृह युद्ध की, तो ये हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। श्रीलंकाई सेना और लिट्टे के बीच दशकों तक चले इस संघर्ष का अंत किसके बीच चला था? यदि आपसे पूछे तो ये श्रीलंका की सेना और लिट्टे के मध्य चला था, जो कि इसका अंत कब हुआ था? 2009 में इसका अंत हुआ था। अगला क्या है? अगला है संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य के बीच विवाद सुलझाने का
अंतिम अधिकार किसका है, यानी कि जो संघीय प्रणाली, हमने संघीय प्रणाली भी देखी, इसमें क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने का अंतिम अधिकार किसका है, ये प्रश्न का जवाब आपको बताना है। न्यायपालिका का है, राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का है या फिर संसद का है। तो किसका होता है ये बताइए, ये होता है हमारी न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। किसका होता है, न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। यदि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को लेकर कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय निष्पक्ष मध्यस्थता के रूप में जो है निर्णय लेता है। अगला क्या है, अगला है लोकतंत्र का सबसे बुरा रूप क्या है, यदि वह सही ढंग से काम ना करे। यदि हम लोकतंत्र है, जैसे हमारे में लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, तो उसका सबसे बुरा रूप क्या हो जाएगा, यदि वह सही ढंग से काम ना करे, जो उसका कार्य वो कार्य अब करे ही ना, तो उसे हम किस ढंग से देखेंगे, बहुसंख्यक की तानाशाही देखेंगे, निरंकुश राजतंत्र देखेंगे, सैनिक शासन देखेंगे या फिर आर्थिक विकास की कमी को देखेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि बहुसंख्यक की तानाशाही क्या होगा, जो बहुसंख्यक है उनकी तानाशाही इसमें माना जाएगा, यानी कि जब लोकतंत्र को क्या होगा, विफल हो जाएगा, लोकतंत्र डेमोक्रेसी हो जाएगा, जो हमारी सरकार उसकी बात लोग सुनेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक तानाशाही हो जाएगी। यदि लोकतंत्र में बहुमत का शासन केवल एक धर्म या समूह के हितों को सीमित किया जाए तो अल्पसंख्यक में क्या होगा, आपसी तनाव होगा, जिसमें क्या होगा, बहुसंख्यक तानाशाही फैलेगी। अगला क्या है, शक्तियों का विभाजन लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी कि जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें आपने देखा होगा शक्तियों का विभाजन किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है, ये क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। क्योंकि सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए है, या फिर जल्द निर्णय लेने के लिए, या फिर विदेशी आक्रमण से बचने के लिए, या फिर संसाधनों के निजीकरण के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 104 का सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब वो है सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए। क्या है, ऑप्शन ए, सत्ता के दुरुपयोग के रोकने के लिए जो है शक्तियों का विभाजन हमें जरूरी है। अगला क्या है, अगला है समाज में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में पितृसत्ता का क्या अर्थ है, यानी कि जो पेट्रियर्की हम देखते हैं, पितृसत्ता देखते हैं, इसका आपको अर्थ बताना है। पुरुष प्रधान समाज है, महिला प्रधान समाज है, समान अधिकार वाला समाज है या फिर धर्म प्रधान समाज है। बताइए पितृसत्ता, जो कि आपने हिस्ट्री पॉलिटी हर जगह इस शब्द को देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, पुरुष प्रधान समाज। क्या है इसका अर्थ, पुरुष प्रधान समाज। पितृसत्तात्मक समाज वह है जहाँ पुरुषों और महिलाओं की तुलना में अधिक शक्ति और महत्व दिया जाता है पुरुषों को, जिसे लोकतंत्र कम करने का प्रयास करना कहलाता है। अगला क्या है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 106। अब हम किस पे आ गए, अब हम आ चुके हैं इकोनॉमिक्स पर। कहाँ पर, इकोनॉमिक्स पर। आपका सोशल साइंस का अंतिम क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो चलिए क्लास के अंत में हम क्या इकोनॉमिक्स को कवर करते हैं, इसके बाद हम आगे आपसे बात भी करेंगे। तो बताइए प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 106। क्या है इसका सही जवाब, देश की कुल आय प्लस देश की कुल जनसंख्या, या फिर देश की कुल आय प्लस देश की कुल जनसंख्या। सेम रिपीटिशन है क्वेश्चन में, देश की कुल आय या फिर देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल आय। अच्छा, ये प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है या फिर इंटू करना है। बताइए देश की कुल आय वर्सेस देश की कुल संख्या। क्या है इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका जो सही जवाब है वो है देश की कुल संख्या डिवाइडेड बाय देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल आय डिवाइडेड बाय देश की कुल जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी। ये आपसे इसी प्रकार से डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो ज्ञात करने का सूत्र यही है। अगला क्या है, अगला है UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में देशों की तुलना केवल पैसों के आधार पर न करके किन अन्य मापदंडों पर की जाती है। यानी कि जो मानव विकास रिपोर्ट निकाली जाती है उसका जो आधार है वो क्या है, ये आपको बताना है। केवल अस्पताल और डॉक्टर की कुल संख्या के आधार पर, या फिर लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तीनों के आधार पर, या फिर केवल देश की कुल साक्षरता दर पर, या फिर केवल देश की कृषि पैदावार के आधार पर। बताइए UNDP जो अपना रिपोर्ट निकालती है मानव विकास रिपोर्ट, उसका आधार जो है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 107। तो इसका जो सही जवाब है वो है लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तीनों पर। क्या होता है इसमें, लोगों को स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है, शिक्षा को और प्रति व्यक्ति आय को, इन तीनों को मिलाकर जो है मानव विकास जो रिपोर्ट है इसका मापदंड करती है। अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 108। शिशु मृत्यु दर
दर से क्या तात्पर्य है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि शिशु मृत्यु दर यानी कि इन पे क्या तात्पर्य है, इससे क्या अर्थ है, आपने इसके बारे में जाना होगा, तो आपको वही यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 108। तो किसी वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात है, या फिर किसी वर्ष में पैदा हुए 500 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात, या फिर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात, या फिर किसी वर्ष में पैदा हुए 10,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले का बच्चों का अनुपात। तो क्या है इसका सही जवाब। यदि हम इसके सही जवाब की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 की तो है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित। क्या है इसका सही जवाब। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ये आपको याद कर लेना है। अगला जानते हैं, अगला क्या है, अर्थशास्त्र और जनगणना के नियमों के अनुसार साक्षरता दर की गणना किस आयु वर्ग के लोगों में की जाती है। यानी कि जब अर्थशास्त्र और जनगणना के नियम के अनुसार साक्षरता दर जो हम करते हैं, यानी कि जो साक्षरता दर होती है वो गणना जो की जाती है वो किस आयु के लोगों में की जाती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 109 का सही जवाब वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या में, या फिर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या में, या फिर 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में, या फिर 15 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के वर्ग में। तो ये जो की जाती है वो की जाती है 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु जनसंख्या। किसमें, ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब है। 7 वर्ष या 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो लोग होते हैं उनका क्या किया जाता है, साक्षरता दर उनमें देखी जाती है। अगला क्या है, अगला है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का वास्तविक अर्थ क्या है। जीवन प्रत्याशा का आपको अर्थ जो है बताना है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 110। देखिए आपको प्रश्नों से घबराना नहीं है, क्योंकि जो आपकी परीक्षा है वो 10th लेवल है, तो ये 10th लेवल एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो आपको 10th लेवल का एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स इसी लेवल का मिलेगा। तो आपको क्या है, एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो भी आपके प्रश्न बनते हैं वो किसको देख के बनते हैं, एनसीईआरटी को देखकर बनाए जाते हैं। तो क्या है इसका सही जवाब, व्यक्ति की मृत्यु के समय की वास्तविक आयु, या फिर जन्म के समय किसी व्यक्ति के संभावित जीवित रहने के औसत वर्ष की संख्या, या फिर देश में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की कुल आयु, या फिर अस्पताल में भर्ती मरीजों के ठीक होने का औसत दर। बताइए क्वेश्चन नंबर 110 का सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 110, जन्म के समय किसी व्यक्ति के संभावित जीवित रहने के औसत वर्ष की संख्या। भाई ये है इसका सही जवाब, क्या है, ऑप्शन बी। आप इसको पढ़ना एक बार अपने से। जन्म के समय किसी व्यक्ति के संभावित जीवित रहने की औसत वर्ष की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है। अगला क्या है, विकास, डेवलपमेंट के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। यानी कि विकास के संदर्भ में, डेवलपमेंट के संदर्भ में यदि देखा जाए तो सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है। यदि हम डेवलपमेंट विकास के मामले में देखें तो क्या है इसमें, ऑप्शन ए है केवल वर्तमान पीढ़ी का बहुत तेजी से आर्थिक विकास करना है, या फिर संसाधनों का इस तरह उपयोग करना जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की जरूरत पूरी हो सके, या फिर विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे तेजी से दोहन करना, या फिर बिना किसी उद्योग के केवल पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देना। बताइए क्वेश्चन नंबर 112 का जवाब क्या होने वाला है। तो इसका जो जवाब वो है संसाधनों का इस तरह उपयोग करना है जिसमें वर्तमान और भविष्य दोनों की जो पीढ़ियों की जरूरत है वो पूरी हो सके, जिसे ही हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। अगला क्या है, अगला है किसी देश के विकास के स्तर को मापने के लिए विश्व बैंक मुख्य रूप से किस मापदंड का उपयोग करके देशों का वर्गीकरण करता है। यानी कि इसमें क्या है, विश्व बैंक क्या करता है, देशों का वर्गीकरण करता है। किस आधार पर करता है वो आपको बताना है। किस पे, विकास के स्तर को मापने के लिए ये किया जाता है। किसको, विकास के स्तर को मापने के लिए। देश में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं के आधार पर करता है, या फिर प्रति व्यक्ति आय, या फिर महिलाओं की साक्षरता पर, या फिर अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या पर। बताइए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या पर हो सकता है क्या, बताइए जरा, अपने सोच समझ के ही आप इसका जवाब दे सकते हैं, बताइए जरा। तो इसका जो सही जवाब वो है प्रति व्यक्ति आय। क्या है, प्रति व्यक्ति आय। जैसे आप एग्जाम में बैठते हो, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए, आपको क्या है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे, लेकिन आपके पास समय है, तो आप क्या कीजिए, एलिमिनेशन करिए। ऐसी कि जैसे हमने देखा कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें क्या है, अस्पतालों के बिस्तर
अक्षर की संख्या, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से आपको प्रश्न काटना है, जो एक लास्ट में बचे वही आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्या है, आंसर देख लिया हमने, हाँ। अगला क्या है, अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित किस में से कौन सी गतिविधियां आती है। यानी कि हम सेक्टर पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, इस प्रकार जो सेक्टर पढ़ते हैं, आपको बताना है प्राथमिक सेक्टर के अंदर प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें क्या रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 114 जो है हमारा, इसका सही जवाब क्या है, फैक्ट्री में कपड़ा बुनना है, या फिर बैंक द्वारा लोन देना है, या फिर कृषि, डेयरी, वानिकी और मत्स्य पालन है, या फिर गाड़ियों और बसों का निर्माण करना है। बताइए, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है कृषि, डेयरी, वानिकी और मत्स्य पालन। ये किस में आता है, ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में। किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उन आर्थिक गतिविधियों को रखा जाता है जो सीधे प्रकृति संसाधनों उपयोग पर आधारित हैं, जैसे कि खेती करना, कृषि, पशुपालन, दूध बेचना, मछली पकड़ना, मत्स्य पालन, जंगल में लकड़ी वगैरह काटना, ये सब क्या आता है प्राथमिक क्षेत्र से, यानी कि जिसका कनेक्शन डायरेक्ट किससे हो, हमारे नेचर से हो, प्रकृति से हो। अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 115, द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है जो द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर है, इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। हमने इसको पहले भी देखा था, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। क्या है इसका जवाब, तो इस द्वितीय क्षेत्रक को हम कहते हैं औद्योगिक क्षेत्रक। क्या कहा जाता है, औद्योगिकी क्षेत्रक कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करके क्या होता है, फैक्ट्रियों और कारखानों के माध्यम से नए और अधिक मूल्यवान उत्पादन में बदल दिया जाता है। जैसे आपने कृषि की, आपने क्या है कृषि की और क्या किया, इससे जो भी आपने उत्पादन किया उसको आपने बेच दिया, ठीक है, बेचा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने आटा बनाया गेहूं का और इस गेहूं को फिर बेच दिया, यानी कि इन्होंने क्या किया, जो प्रकृति से आपको मिला उसको ही क्या है थोड़े अच्छे ढंग से उसको तैयार करके बेचा, तो वो किस में आता है, वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। इसके बाद अगला क्या है, अस्पताल, औषधालय और स्वास्थ्य सेवाएं भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र, किस सेक्टर के अंतर्गत आती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 116। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो हम सेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें इसी प्रकार के प्रश्न जो है बनते हैं। किस में आता है ये, प्राथमिक क्षेत्र में हमने देख लिया, नहीं आएगा। द्वितीयक में आएगा क्या, नहीं आएगा। असंगठित इसमें तो आ ही नहीं सकता, तो क्या है इसका सही जवाब, तृतीयक या सेवा क्षेत्र। अस्पताल, औषधालय हम इसको सेवा क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें क्या होता है, किसी नई भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि समाज को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि अस्पताल हुआ, एम्बुलेंस हुए, डॉक्टर हुआ, परिवहन हुआ, बैंकिंग हुआ, बीमा हुआ, शिक्षा हुआ, ये सब किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्या है, अगला है सकल घरेलू उत्पादन, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सही अर्थ क्या है। बताइए, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, किसी वर्ष में केवल कृषि क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य है, या फिर किसी विशेष वर्ग में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है, या फिर देश के नागरिकों द्वारा विदेश में काम करके कमाई गई कुल संपत्ति है, या फिर बैंकों में जमा नागरिकों की कुल जो धनराशि है उसका योग है। बताइए क्वेश्चन नंबर 117 का जवाब क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, किसी विशेष वर्ष में क्या है, किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, इसको ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सकल उत्पाद इसको कहा जाता है। जीडीपी की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में ही क्यों जोड़ा जाता है। हम देखते हैं ना, जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो जिसमें अंतिम ही मूल्य जोड़ा जाता है, यानी कि चाहे वो सेवा हो या वस्तु, उसका अंतिम मूल्य जो है जोड़ा जाता है। तो आपको बताना है क्यों जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 118, क्योंकि सरकार केवल अंतिम वस्तुओं पर ही टैक्स वसूल करती है, ताकि वस्तुओं के मूल्य की दोहरी गणना यानी कि डबल काउंटिंग से बचा जा सके, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में वस्तु जीडीपी के महत्व नहीं रखती है। बताइए क्या है जीडीपी का जो है अंतिम मूल्य क्यों गणना की जाती है, बताइए जल्दी से। क्योंकि क्या होता है इसमें ताकि वस्तुओं का जो दोहरी गणना है, डबल काउंटिंग से बचने के लिए क्या होता है, अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है।
अगला क्या है, अगला है संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की सबसे मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। संगठित क्षेत्र जो होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं, उनकी क्या जो है विशेषता है? मजदूर को दैनिक मजदूरी पर काम मिलना और कोई निश्चित नियम न होना, रोजगार की अवधि नियमित व सुरक्षित होना तथा सरकारी नियमों व कानून का पालन होना, या फिर कम काम के घंटे तय होना और बीमारी के दिनों में वेतन कटना, बिना किसी लिखित नियुक्ति पत्र या भविष्य निधि सुरक्षित के काम करना। बताइए क्या है संगठित क्षेत्र का सही महत्व बताना है आपको। बताइए जल्दी से इसका सही जवाब। देखिए मैं जल्दी नहीं करूँगी, आपको जितना टाइम चाहिए आप आराम से वीडियो को रोको, अपना जवाब दो, क्योंकि हमने तो अपना जवाब सेट कर लिया, अब आपको बताना है आपका जवाब क्या है। तो इसका जो सही जवाब वो है रोजगार की अवधि नियमित व सुरक्षित होना। क्या है इसमें? रोजगार की अवधि नियमित व सुरक्षित होना तथा सरकारी नियम और कानूनों का पालन होना, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 120, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन। बताइए इसका सही जवाब। असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? इसका जवाब आपको मुझे बताना है। कहाँ पर? कमेंट में। तो आज की हमारी ये क्लास होती है यहीं पर समाप्त। आपको क्लास कैसी लगी? साथ ही हम जल्दी क्या है हिंदी की मैराथन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। किसकी? हिंदी की मैराथन। तो उससे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्द ही हम उस हिंदी की क्लास को आपके साथ लाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको जो है हमारी वीडियो मिल पाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल जो है आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं इसको लाइक कर देना, और साथ ही क्या है जुड़े रहना, जिससे क्या है हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको मिल पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि आप लोग क्या करते हो, जो क्वेश्चन हम पूछते हैं आप उसका जवाब नहीं देते हो, तो उनका आप जवाब भी आपको देना है। वीडियो को लाइक कर लेना, और साथ ही क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो हमारी जैसे आने वाली है उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कौन सी वीडियो जो है आने वाली है और आपके किस एग्ज़ाम के लिए आने वाली है। तो आपके एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के जो है अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप जो है इधर उधर कन्फ्यूज़न में मत पड़िए। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को जो है आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।